जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सुबह आपका टेस्ट है और टुडे इज 28th ऑफ मई एंड सुबह स्टूडेंट्स का टेस्ट है जो पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान का टेस्ट देने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट था, मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए ये डिस्कस कर लूं और इसको जो है ना लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। दूसरा ये कि मेरे जितने भी पीछे मैंने टेस्ट डिस्कस किए हैं, मेरी मैथमेटिक्स वो इतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाता हूँ। जैसे लास्ट टाइम वेलोसिटी का पिछला जो मैंने टेस्ट अपलोड किया उसमें मैंने वेलोसिटी को क्या किया कि 1/, इस तरह से था ना कि वेलोसिटी 1/v थी, तो 1/v टाइम्स जीडीपी था ना, तो मैंने 1/v को क्या किया कि मैंने कहा कि जी 1/0.2, ठीक है जी, नहीं वेलोसिटी वाज 2, हाँ 1/2 इज 0.2, तो ये मेरी मिस्टेक थी। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, आप जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी उन्होंने कर लिया होगा, बड़ी बेसिक सी बात है। तो 1/2 0.5 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड यू विल गेट द आंसर एंड इक्वल टू 500, और वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक है जी, तो ये मैं पहले पहले करेक्शन कर लूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, कल आप लोगों का टेस्ट है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ, जी पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक मॉडल्स में स्टेटमेंट भी होती हैं, अजम्पशंस भी होते हैं, हाइपोथेसिस भी होते हैं, ऑल ऑफ अबव इज द आंसर। एक्सेलरेटर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो योर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप व्हिच इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो, जस्ट मैं इसे रेज कर लूं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपको लीस्ट लाइकली, जब भी वो कहे लीस्ट लाइकली तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से कौन सी चीज आप बहुत कम चांसेस हैं कि वो आप ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है जी, तो क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज लीस्ट लाइकली टू हैपन। ये बिल्कुल ठीक है। आपको भी पता है कि जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है ऐसी सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती। आंसर ए है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है। और सो व्हाट इज हैपेंड या व्हिच इज मोर लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग लिक्विडिटी ट्रैप, तो आप कहेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऐसे आगे चलते हैं। ओपेक रिप्रेजेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है जी। ओ अच्छा, नीचे मैंने पूछा कुछ और। ऑफ फॉर्म ऑफ मोनोपोली, टैसिट कलूजन, ओवर्ट कलूजन एंड नॉन ऑफ। अच्छा, कलूजन दो किस्म के होते हैं। ठीक है जी, जब भी आप पढ़ेंगे ना कार्टल्स, तो वहां पर आपको दो किस्म की सिचुएशन नजर आएंगी। टैसिट होते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कलूजन्स, और ये होता है जैसे लीडरशिप मॉडल है ना, उसमें कलूजन होता है टैसिट, और ओवर्ट कलूजन जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं। तो ओपेक क्योंकि सबके सामने ही इनकी जनाब सिचुएशन होती है कि ये इनका कोलैबोरेशन है, इनका कलूजन है, तो ये ओवर्ट, ये सी आंसर है। आगे चलते हैं। अंडर फर्म, अंडर प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या होता है? फर्म एक्ट्स व्हेन प्राइस फॉल्स, लीडर इज वन which has a lower AFC, firms have tacit collusion, leader firms set price equal MC no। अब ये सारी सिचुएशन है कि इनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कोल्यूजन से था, अभी मैंने बता भी दिया था, तो यहाँ पे चीज है। अदरवाइज बाकी लीडरशिप मॉडल के अंदर आपको पता है कि फर्म्स जो होती हैं, फॉलोअर फर्म्स जो होती हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं, लीडर फर्म प्राइस मेकर होता है, और लीडर प्राइस सेट करता है जस्ट लाइक अ मोनोपोलिस्ट सेट द प्राइस, इरिस्पेक्टिव के बाकी उनको प्रॉफिट हो या ना हो। लेट्स मूव डाउन, वी हैव लैक ऑफ, अच्छा हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन एनीवेज अच्छा जी, which measures, just give me a minute, मैं चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को कर दें। ठीक है जी, तो वी वर वेयर, अभी देखते हैं जी, हम यहाँ पे थे। यस, हमने 5 तक मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। आगे चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने इंक्लूड किया क्लास के अंदर। तो अच्छा जी, 6th MCQ है, विच मेजर ऑफ रिस्क इज बेटर। अब रिस्क की मेजर जो है ना आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड आई थिंक रिस्क में डिसीजन ट्री, इस तरह की चीजें आती हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द बेस्ट मेजर। ठीक है जी, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर मेंशन है। दूसरा, रिस्क किस प्रोजेक्ट में कम होता है जहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है कि लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन मींस लेस रिस्की प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का। फर्म विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है, विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विच हैज, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी? लोअर आईआरआर, लोअर एनपीवी, हायर आईआरआर, लोअर ब्रेक इवन आउटपुट, सी एंड डी, ए एंड बी। अब ये यहां पर आ रहा है 7। देखें,
लोअर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, ठीक है जी, और एनपीवी भी अगर लोअर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायर आईआरआर हो, लोअर, ओ माय गॉश, ये चीज ठीक है। देखें जी, थोड़ा सा ब्रेक इवन का मैं बता दूं, कल ही मैं एक स्टूडेंट को बता रहा था इंडिविजुअली कि देखें ब्रेक इवन पॉइंट जितना जल्दी आए उतना अच्छा होता है, ठीक है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, और इसके मुकाबले में एक ये आ रहा है 60 आउटपुट के ऊपर, ठीक है जी, और ये आपका ब्रेक इवन आ रहा है 40 आउटपुट के ऊपर, सपोज ये। तो इन दोनों में से कौन सी फर्म अच्छी पोजीशन में होगी? जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये सारा एरिया प्रॉफिट का आएगा, इसका प्रॉफिट का एरिया देर से आ रहा है। सो डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपके पास आ रहा है हायर आईआरआर, सॉरी, इंटरनल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न जितना हाई होगा रिटर्न है ना, तो ये सी और डी दोनों ऑप्शन आपके पास ऑप्शन में ठीक है। ब्रेक इवन जितनी जल्दी आएगी, लोअर ब्रेक इवन आउटपुट का मतलब ये नहीं कि लोअर आउटपुट है, जितनी जल्दी प्रॉफिट स्टार्ट होगा वो लोअर ब्रेक इवन आउटपुट होगी। तो ये डी आंसर भी ठीक है, डी ऑप्शन, और सी ऑप्शन भी ठीक है। आपके पास आंसर आ रहा है सी एंड डी, दिस इज योर आंसर। अच्छा नेक्स्ट है 8 है, प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं, ये मैं पहले, या इनवर्स रिलेशनशिप आपको मैं बता चुका हूँ, ये हमारा पहले भी एमसीक्यू आ चुका है कई बार, असल में पास पेपर्स में भी ये आता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 8 के बाद है जी नेक्स्ट, इफ इन्वेस्टमेंट इज हाईली सेंसिटिव, इफ इन्वेस्टमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन आपका जो आईएस है ना वो होगा, ये जो आईएस है वो फ्लैटर होगा, ऐसे है ना, ये पहले भी मैंने बताया था, फिस्कल पॉलिसी में भी मैंने चीजें एक्सप्लेन की ये। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका ये जो आईएस है ये फ्लैटर होना, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखें। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। देखें ना, ये जब मैं एलएम को शिफ्ट करूंगा इस तरफ, तो यू विल सी कि लिटिल चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और आउटपुट में चेंज आ रही है ज्यादा, और आउटपुट में चेंज यहाँ से नजर आती है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी, आगे चलते हैं। इसका जवाब बता दिया ना मैंने, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। आगे चलते हैं जी, ट्रेजरी बिल्स आर यूज, टी बिल्स, ठीक है, आर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है जी। और बेसिकली ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के जो डेफिसिट होते हैं उसे कंट्रोल करने में यूज करता है। मीटिंग गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म डेट फॉर्मिंग, मीटिंग गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म डेट, ये है जी डेट फाइनेंसिंग, जो शॉर्ट टर्म की होती है ना उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट को जब डेफिसिट का सामना होता है तो शॉर्ट टर्म में वो क्या करती है, यूज करती है दीज सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज भी कहते हैं इन्हें, टी बिल्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज प्योर प्रॉफिट कैन बी अराइज इन डायनामिक इकोनॉमी इज सेड बाय, ये जो है नाइट की थ्योरी है ना प्रॉफिट की, तो ये नाइट ने कहा, ठीक है जी। तो इस वजह से ये सी आपका आंसर ठीक है। करंट ट्रांसफर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, करंट ट्रांसफर्स आर इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है जी। करंट ट्रांसफर्स आर इनकॉर्पोरेटेड, ओ लो। अच्छा, जो आपके पास ना होता है ना करंट अकाउंट के ना 4 पॉइंट्स होते हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इनकम एंड करंट ट्रांसफर्स। तो करंट ट्रांसफर्स जो है वो करंट अकाउंट में आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है जी, करंट अकाउंट, सी आंसर है। आगे चलते हैं, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड फॉर फर्म, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फर्म के लिए होल्ड करती हैं? जस्ट अ सेकंड, मुझे जरा देखना है चैट। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है जी? जरा मुझे एक दफा देख के बता दें, क्योंकि मुझे किसी ने चैट में कहा अभी। एनीवन कोई चैट में जल्दी जल्दी बता दे जी, आवाज आ रही है जी? बिलाल, आपने तो कहा हुआ है मैं पूरी रिकॉर्डिंग भी करूँ और उसके बाद फिर रिकॉर्ड भी ना हो वॉइस। गुड, ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स फॉर फर्म। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भाईजान आपकी प्राइस ग्रेटर देन एयर होती है, प्राइस और एयर एक ही चीज होती है, एयर ग्रेटर ये तो ये चीजें जो है ना नन ऑफ अबव के लिए मैंने लिखी थी, ठीक है जी। तो ये जरा आपने जरूर इस पे गौर करना है कि आप लोग देखते रहें, बड़ी बुनियादी सी बात है लेकिन मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। प्राइस ग्रेटर देन एमसी जरूर होती है। 14 पे आते हैं जी, 14 हमारे पास है, 14 a cost curve that is ATC under perfect competition and under monopoly would be, भाई कॉस्ट कर्व्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलवेज फॉलिंग as quantity rise, always rising as quantity rise, always U-shaped irrespective of market, U-shaped in both market because of economies of scale, none of above,
ठीक है, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि भाई आपके पास ये चाहे जो भी कॉस्ट का वो मोनोपोली हो, आप ये वाली डायग्राम बनाएं, ठीक है, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, आप यहाँ से शुरू करें, आपको पता ही है कि यू शेप ही रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास बेटर आंसर दिस। मॉइस्चराइजिंग ग्रोथ पहले बताया था, ठीक है जी, ग्रोइंग कंट्री वर्स ऑफ विद ग्रोथ, ठीक है जी, तो इसमें ये होता है कि आपका उल्टा ग्रोथ से नुकसान ही हो जाता है, तो ग्रोइंग कंट्री में वर्स ऑफ विद ग्रोथ ये पिछले टेस्ट में भी आया था। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे चलते हैं, और ये सिचुएशन यस, तो ये कई दफा पेपर में आता है, इस वजह से मैं जरूर इनकॉर्पोरेट करता हूँ कोई भी अपना टेस्ट हो उसके अंदर। तो ये मैं अभी एक आपको इसको थोड़ा सा कंट्रोल इसको साइड पे कर, यस, हमारे पास 10 है, 8 है, 6 है, 2 है। अगर आप देखें तो अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूं, ये बहुत जरूरी था। यहाँ पे अगर मैंने इधर लिखा हो या पेपर वाले ने आर्स लिखा हो, ठीक है जी, तो बिल्कुल रिजल्ट रिवर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर ये आउटपुट हो, ठीक है जी, 6 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, देन रिजल्ट्स बिल्कुल रिवर्स होंगे। कम टाइम में प्रोड्यूस करना कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज देगा अगर यहाँ आर्स हो, और मोर आउटपुट कंपैरेटिव एडवांटेज एब्सोल्यूट एडवांटेज देगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये आउटपुट ही दी हुई है, तो अगर आपने कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना हो तो बड़ा आसान तरीका है, 10 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आंसर 3 आता है, ठीक है जी। 8 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 8 करते हैं तो ये 1.2 आता है। ये मैंने क्यों डिवाइड किया आपको पता है, मेरी वीडियोस पहले आप देखते रहते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए मैं एक ट्रिक यानी डिवाइड रूल बताता हूँ। तो नजर आ रहा है कि कंट्री ए को दोनों चीजों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज उसको वाई प्रोडक्ट में है। अब हमने ये ढूंढना है, कंट्री ए विल एक्सपोर्ट एक्स, नो नो, इसलिए कि इसकी स्मॉलर वैल्यू आई है, 1.2 आई है। अच्छा जी, कंट्री बी विल एक्सपोर्ट बी, कंट्री बी विल एक्सपोर्ट बी, ये गलती से लिख दिया मैंने, कंट्री बी विल एक्सपोर्ट कहीं कुछ और लिखना था, प्रोडक्ट को लिखना होगा मैंने एक्स वाई ना। अच्छा, कंट्री ए हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन एक्स, नो, कंट्री बी हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन एक्स, यस। देखें, एक याद रखें, जिस चीज में अगर मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि कंट्री ए का कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वाई प्रोडक्ट में है, क्योंकि 6 डिवाइड बाय 2 लार्जर आंसर दे रहा है और 3 आंसर दे रहा है, तो अंडरस्टूड है कि दूसरी प्रोडक्ट के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो किसका होगा, वो दूसरी कंट्री का होगा, जो कि बी है, तो आंसर आपका डी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी के साइनोनिम कह लें, जो उसका अपोजिट नहीं सेम मीनिंग में आ रहा है, तो वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक हो, एक अटार्की इक्विलिब्रियम, यस, नो ट्रेड, यस, ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव इज द आंसर, क्योंकि सारी बातें सेम है, क्लोज्ड इकोनॉमी में यही होती हैं। अटार्की इक्विलिब्रियम कब होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है। और अटार्की इक्विलिब्रियम के मीनिंग क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतनी है जितनी कंजम्पशन है। फ्री ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी, फ्री ट्रेड लीड्स टू फैक्टर इक्वलाइजेशन, जनरल इक्विलिब्रियम, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। अच्छा जी, नहीं, अब पता है क्या होता है, फ्री ट्रेड की वजह से जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर पाए, ठीक है, वो उसी सूरत में होती है अगर मैंने साथ दिया होता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में ही हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की डिस्कशन करते हैं कि इधर हम इधर होते हैं या इधर होते हैं, यानी या हम एक्स प्रोड्यूस करते हैं या वाई प्रोड्यूस करते हैं क्लासिकल इकोनॉमी में। क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं था, तो फिर हम ये वाली इस तरफ जाएंगे, ज्यादा ऑप्शन हमारे पास ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, ठीक है, तो बी आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, where is this is this, अच्छा, next, optimal level of firm's output would be when, optimal level of output would be when P is equal to AC, just a minute, ठीक है, P is equal to AC, where AC is at maximum, no, minimum, the point on PPC when firms earn maximum profit B and D, ऑप्टिमल लेवल ऑफ फर्म्स आउटपुट वो होती है जिस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा, ठीक है जी, एट अ गिवन आउटपुट, तो हम ये वाली बात कहेंगे। कौन सी फर्म है, बहुत सारी फर्म ऐसी हैं जो एसी के लोएस्ट पॉइंट पे प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती, आप ड्रॉ करें मोनोपोली भी और परफेक्ट कंपटीशन भी, ठीक है। और इसी तरीके से द पॉइंट ऑन पीपीसी, ये तो पीपीसी हम बना ही नहीं होते फर्म के लिए, कंट्री के लिए बना रहे होते हैं, पी इज इक्वल टू एसी, ये भी, ये तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, इस वजह से आंसर आपका डी है। टर्म ऑफ ट्रेड, trade is measured by, term of trade is measured by ratio of import prices to export prices,
रेशियो ऑफ करंट, नो, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस, ठीक है जी। तो आपने टर्म ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला देखना, ये एक दफा आपके पास पेपर्स में आ चुका है, तो मेरा ख्याल है आंसर जो है ना वो सी है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट को ऊपर करते हैं और नीचे हमारे पास होता है एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइसेस, मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है, ठीक है जी, देख लेना आपने। नेक्स्ट 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 अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड इज, unfavorable term of trade is beneficial to, अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। अब मजे की बात ये है, अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब ये नहीं कि हमें लॉस हो रहा है, अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब ये कि हमारी एक्सपोर्ट की चीजें जो है ना वो सस्ती हैं और जो हम इंपोर्टेड चीजें मंगवा रहे हैं वो महंगी हैं। अब हमने डिसाइड करना है हमने क्या करना है, और उन्होंने डिसाइड करना है कि वो चीजें हमसे लेना चाहते हैं नहीं पाकिस्तानियों से। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, हमारी एक्सपोर्ट राइज करेंगी अगर मार्शल लर्नर कंडीशन मेट कर जाए तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इंप्रूव बीओपी इफ एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी एंड इंपोर्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, ये है जी, ये सिचुएशन है, दिस इज द आंसर, ठीक है। टर्म ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, ठीक है, और ये वाला काम भी हो जाए साथ तो मजा हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज द सिचुएशन। लेकिन 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 अब इसके ना दो आंसर बन सकते हैं क्योंकि इस पे डिबेट वाली बात है। इंप्रूव एक, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अनफेवरेबल हो चुका है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू क्रिएट दिस एंड दिस इज ऑलरेडी डन। अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड कौन करता है? जब हम करेंसी को डी वैल्यू करते हैं, डी वैल्यू से हमारी चीजें सस्ती हो जाती हैं, उनकी चीजें महंगी हो जाती हैं, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव और एक्सपोर्ट्स जो है वो चीपर हो जाती हैं हमारी फॉरनर्स के लिए, तो वो तो ऑलरेडी अनफेवरेबल चल रहा है। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर, अगर हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि अच्छा जी वो डेप्रिसिएशन पहले से ही जब है तो इंप्रूवमेंट तो पहले से ही बैलेंस ऑफ पेमेंट की आना शुरू हो जाएगी, तो आंसर ए होगा, ठीक है। लेकिन बी भी रॉन्ग नहीं है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ, ओ ओ ओ, ना 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 ना, अच्छा हाँ ठीक है, इंप्रूव द बैलेंस ऑफ, ये भी ठीक है, ए और बी दोनों आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पहले भी मेरे एमसीक्यू आपके पास आ चुका है, हर टेस्ट के अंदर ही तकरीबन ये होता है मार्शल लर्नर वाला, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है और कंफ्यूजिंग एरिया फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। If the economy is in a recession, it represents the situation what? Real GDP is less than nominal GDP, real GDP is greater than, real GDP is equal to nominal। तो ये कौन सी सिचुएशन है? इकोनॉमी की सिचुएशन में रिसेशन के अंदर है, ठीक है। तो रिसेशन के अंदर बेसिकली होता यह है कि आपकी जो पोटेंशियल जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है और एक्चुअल जीडीपी कम होती है। तो इस सिचुएशन में हम जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए करना, ठीक है। मैंने अपनी की के अंदर इसमें नन ऑफ अबव लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें ना रिसेशन के अंदर तो स्टूडेंट्स इस लॉजिक के साथ जा सकते हैं कि सर आपको पता है ना सर डिफ्लेशन हो जाता है रिसेशन में, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में सर हमारी जो रियल जीडीपी है देयर इज अ चांस दैट हमारी जो रियल जीडीपी है वो ग्रेटर देन हो जाए, किस चीज़ से? नॉमिनल से। क्यों? क्योंकि प्राइसेस फॉल कर गए हैं। लेकिन बाकी ऐसा मैंने कहीं दिया हुआ है रियल जीडीपी ग्रेटर देन, यस बी दिया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है फिर इस सिचुएशन में इस तरीके से डिस्कस मैंने नहीं देखा कहीं पे इस तरह का एमसीक्यू हुआ हो, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया नॉन ऑफ अबव। क्योंकि असल में रिसेशन में होता है कि हमारी जो पोटेंशियल जीडीपी होती है वो ग्रेटर होती है एक्चुअल जीडीपी, तो उसको हम ज्यादा वो देखते हैं, वेटेज देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और क्योंकि वो डायग्राम भी आप देखते होंगे कि ये ट्रेंड लाइन होती है, तो ये आपकी जो जीडीपी होती है जस्ट यूं मूव कर रही होती है जस्ट लाइक दिस, एक्चुअल पोटेंशियल इस तरीके से। तो ये एक तरह से बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन बन जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पाकिस्तान अराउंड 0.55 और 0.56 के अराउंड ही घूम रहा होता है, तो ये दिस इज द व्हाट 0.55, 0.56, 0.57 इसके अराउंड ही है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डाटा ओल्ड है उसके अकॉर्डिंगली यही है। ओल्ड डाटा मींस 2020-21 का ही है और लेटेस्ट डाटा तो हमारे पास है नहीं आगे। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज इफ द जीनी कोफिशिएंट इज द वैल्यू इज इक्वल टू 0 मींस नो इनइक्वालिटी, और तो इसका मतलब है हम लॉरेंस कर्व के 45 डिग्री लाइन के ऊपर होंगे, ऐसे ही है ना 90 डिग्री लाइन। अच्छा, द लॉरेंस कर्व वुड बी, अगर इनइक्वालिटी है 0 यानी जिग्निफिकेंट 0 है तो हमारा लॉरेंस कर्व ये वाला बनेगा, यही जो 45 डिग्री लाइन बनती है, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी होती है। ये मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताया था। टाइम इज शॉर्ट एंड गोइंग बिकॉज जूम का सेशन ये एंड ना हो जाए, तो मैं चाहता हूँ सारे डिस्कस कर लूँ। एलएम कर्व विल शिफ्ट टू राइट इफ मनी सप्लाई विल राइज, मनी सप्लाई इज कांस्टेंट, मनी सप्लाई विल फॉल, पीपल विल डिक्रीज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, आंसर बी होगा, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन जो है बनती है आपके पास बेसिकली ना सरप्लस इन द मार्केट होना चाहिए मनी मार्केट के अंदर, तो वो सरप्लस उस वक्त होगा जब आपका मनी डिमांड फॉल कर जाए, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं मनी डिमांड को, तो मनी डिमांड फॉल कर जाए या मनी सप्लाई राइज कर जाए, दोनों सूरतों के अंदर आपका एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
if preferences are transitive, ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसको क्या कहते हैं, एक्साइम्स, यस, preferences are transitivity, ठीक है, जब हम कहते हैं a is greater than b and b is greater than c, then a is greater than c, ये वाली सिचुएशन होती है ना, तो preferences are transitive, then less is always preferred to more, ठीक है जी, ये कर more is preferred to less, ये है सिचुएशन, more is, तो ये आपका आंसर है, more is preferred to less, preferences are concave and preferences are convex, ये वाली सिचुएशन हम इधर convex concave की डिस्कशन में करें। 26 नेक्स्ट, C इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी, a rise in investment equals to this, अब देखें बड़ी सिंपल सा ये बहुत सिंपल ही है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है आपने 1/1 माइनस एमपीसी, सबसे पहले 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी, तो ये मैं कई बार ये वाला एमसीक्यू करवा चुका हूं, तो जो आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल आए, आप इन्वेस्टमेंट कितनी राइज हुई है 1000, तो आपने इसका मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ, जो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकले, यू विल गेट योर आंसर के नेशनल इनकम में कितनी चेंज है, ये बड़ा बेसिक सा ये जो है ना वो है क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर बी बनता है 22272, मेरे ख्याल में क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू अराउंड आनी है 1 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि ये बहुत एमपीसी की वैल्यू स्मॉल है ना, क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट ड्यू टू, ठीक है जी, अर्थक्वेक, डिस्कवरी ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, दिस ऑल ऑफ अबव विल शिफ्ट, अब शिफ्ट का है मैंने राइट या लेफ्ट नहीं कहा, ठीक है, तो इस वजह से अर्थक्वेक बैकवर्ड लेके जाएंगे, और डिस्कवरी ऑफ गोल्ड रिजर्व्स भी है, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन भी है, तो ये राइट लेफ्ट दोनों भी हो सकते हैं, इस वजह से आपने टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट 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 29, एक्सपेंडिचर स्विचिंग और डैम्पनिंग पॉलिसीज होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसके डेफिसिट को। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज आर मेड फॉर इंप्रूविंग टर्म ऑफ ट्रेड, प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम कंपटीशन, इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये होता है जी आपका, ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ये असल में ना इंटरनेशनल ट्रेड के वो चैप्टर हैं जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में ना टीचर्स जो है ना वो छुड़वा देते हैं, नहीं करवाते, तो इसमें दो किस्म की पॉलिसीज होती हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड डैम्पनिंग पॉलिसी। जो स्विचिंग है वो ये कहती है कि हम जो है लोकल चीजों को प्रमोट करें और इंपोर्ट्स को रिड्यूस करें, बीओपी तब इंप्रूव होगा। ट्विन डेफिसिट कौन सी सिचुएशन होती है, जब दो किस्म के आपको डेफिसिट हो, बीओपी का डेफिसिट भी हो और एक आपको फिस्कल डेफिसिट भी कंट्री को सामना करना पड़े, ठीक है जी, तो ये आपका सी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 30 हो गया जी, हाँ जी 31 आ गया, प्री कंडीशन फॉर ग्रोथ वुड बी प्री कंडीशन टू ट्रेड ऑफ, ओ माय गॉड, ठीक है जी, प्री कंडीशन ये है कि देखें हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है जी, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम कंज्यूम कर रहे हैं, 1 मिनट से कंट्रोल्स जो है ना इनको थोड़ा साइड पे कर दूं, हाँ, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, क्रिएशन ऑफ सरप्लस लेबर, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच कैन सपोर्ट एग्रीकल्चर, अब ये प्री कंडीशन फॉर, ओ माय गॉड, ये ग्रोथ है, मैं समझा इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, देखें ये प्री कंडीशन टू टेक ऑफ है, ये पिछले कई दिनों से मैंने शायद ये बताना भूल गया था, रोस्टो स्टेजेस के डेवलपमेंट आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है जी, उसमें अक्सर ये होता है कि वो स्टेजेस पूछ लेता है, तो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ जो है ना ये वो है, प्री कंडीशन फॉर ग्रोथ मैंने लिख दिया, तो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ भी लिखा जा सकता है, रोस्टो के स्टेजेस जरूर करने हैं, अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, तो अभी चलते हैं जी, क्या है जी, इसमें आपके पास है इनकम ग्रेटर देन असम्पशन, क्रिएशन ऑफ सरप्लस लेबर, डिस्कवरी ऑफ नो, इसमें बेसिकली हम मूव कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर की तरफ सेकंड स्टेज के अंदर ना, इसमें हम एग्रीकल्चर से रिलायंस मूव कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, तो ई आंसर आपका बनता है। इन द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कई दफा मैं बता चुका हूँ, रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है, ठीक है जी, तो एक्सपेक्टेड आप इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो उस वक्त राइज करेगा जब आपका इन्फ्लेशन जो है वो फॉल कर जाए, ठीक है जी, इसको आप 10 ले लें, ठीक है जी, और इसको जो है ना आप 5 ले लें, ठीक है, जब आप इसे 3 करेंगे तो भी रियल इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइज कर जाए तो भी जो है ना आपका रियल इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, ठीक है जी, तो रियल इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड बाय लेंडर्स, तो डिफ्लेशन के दिनों में क्या होगा, राइज करेगा, सी आपका आंसर है, समझा दिया मैंने, इसको अपने गौर से देख लेना, आगे चलते हैं। In the period of inflation हो गया, अच्छा, if the nation capital output ratio is increasing, capital output ratio यानी C over Y, capital output ratio is increasing, इसका मतलब है 2 कैपिटल चाहिए to produce
5 आउटपुट। अच्छा, पहले 1 कैपिटल चाहिए होता था तो प्रोड्यूस 5 आउटपुट, तो दिस इज बैड, ये बैड सीन है। कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज होना इज नॉट गुड, ये कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल फॉल कर रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज ऑपरेटिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज नॉट ऑपरेटिंग। अभी देखते हैं, एक मिनट, ये जरा इसको नीचे कर लें जी, ठीक है जी। किधर गया, एमपीएल इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑपरेटिंग, लॉ ऑफ टेक्नोलॉजी नो। तो ये आपके पास सी आंसर है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑपरेटिंग। ओ सॉरी 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 सॉरी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑपरेटिंग, ये बी है, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या है, बी है, ऑपरेट कर रहा है। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली वाला विल नॉट प्रोड्यूस व्हेन पी इज ग्रेटर देन एमसी, वो प्रोड्यूस करेगा। एमसी इज राइजिंग, उसको कोई इशू नहीं है राइजिंग या फॉलिंग। एसी इज फॉलिंग, अच्छा जी, एसी इज फॉलिंग, डिमांड इज इनइलास्टिक, डिमांड इज इलास्टिक। देखें जी, सिंपल सी बात है, ये है जी सिचुएशन उसके ए आर की, और ये है जी उसका एम आर, ठीक है जी। ये मिड पॉइंट होता है, इसे इलास्टिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। अब ये है जी उसका कौन सा, एमसी कर्व। तो उस बेचारे की जो कीमत है ना मोनोपोलिस्ट की, हमेशा इस पोर्शन पे आती है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है जी। तो इस वजह से आपने खुद ही देख लेना है कि मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, ऊपर ग्रेटर देन 1 होती है, इससे ऊपर इंफिनिटी होती है, और नीचे। तो ये मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट किस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करता है, अपनी डिमांड के इलास्टिक पॉइंट के ऊपर उसकी प्राइस सेट हो रही होती है, ठीक है जी। ओ माय गॉश, अच्छा हाँ ठीक है, विल नॉट प्रोड्यूस, मैंने कहा हुआ है विल नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। तो बात ये है कि ये डिमांड कर्व है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है ना, इलास्टिक ग्रेटर देन 1 सॉरी होती है। तो वो प्राइस यहाँ सेट करता है, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है ना, जैसे डिमांड इन इलास्टिक होती है, उस पर वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, उसकी प्राइस सेट ही उस सिचुएशन में हो रही होती है। तो ये है कि डिमांड इज इन इलास्टिक, मोनोपोलिस्ट की ये नहीं डिसाइड हो रही कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन इलास्टिक होती है, नहीं, वो तो वैसे ही कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास और कोई चॉइस नहीं होती, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। लेकिन जो उसकी प्राइस सेट हो रही होती है, वो उसकी प्रोडक्शन का डिसीजन हो रहा होता है, वो कहां पर हो रहा होता है, वो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये एमसीक्यू मैंने खुद बनाया, कहीं से लिया नहीं है, इस वजह से कुछ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की डेवलप करने के लिए इस तरीके से मैंने बनाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर बाकी जो बचती है ना, वो आपके पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बचती है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी जीरो, नो, क्यों क्यों जीरो, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सी आपके पास आंसर बचता है। 3 मेन अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल। साइक्लिकल नहीं है तो हम नेचुरल रेट पे हैं, ठीक है जी। आप चलते हैं नेक्स्ट। इनविजिबल हैंड्स जो है ना, वो क्या चीज़ है, ठीक है जी। इनविजिबल हैंड्स जो है सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस है, और ये मार्केट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है जी। तो अगर हम इनविजिबल हैंड्स को देखना चाहें तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय मार्केट इकोनॉमी, ठीक है जी। इनविजिबल हैंड्स इज लीस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन, अच्छा ठीक है, हॉरर मूवीज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, रिसेशंस में, प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी में जी आपके पास इनविजिबल हैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो आंसर आपका सी है। मैं असल में मैंने ये नहीं देखा था कि लीस्ट लाइकली लिखा हुआ है, इस वजह से आपने भी ये केयर करनी है, कभी कभी देखे ना, मैं नहीं देख रहा होता, तो आपको भी देखना होता है कि लीस्ट लाइकली बड़ा वो यूज कर लेते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट कब होता है जी, फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट कैन बी मेंटेन थ्रू, दो चीजें हैं जी फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए, आपके पास रिजर्व होने चाहिए, और दूसरा आप इंटरेस्ट रेट के जरिए, ठीक है जी। ये दो मेन चीजें होती हैं, हर बुक में आपको नजर आएंगी। एक्सचेंज रेट फिक्स कब हो सकता है, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके, और अब बाय रिजर्व, ठीक है जी। तो ये दोनों आंसर हैं, इसलिए बी और सी इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू यूएन, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है ना, तो फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपके पास होती हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, वो फोर्थ वर्ल्ड होती हैं। आगे चलते हैं। 39, लेबर, इफ लेबर टू कैपिटल रेशियो इज हाई, लेबर टू कैपिटल रेशियो इज हाई, अभी देखते हैं जी, लेबर टू कैपिटल रेशियो, ठीक है, L ओवर K, दिस इज द मीनिंग। लेबर कैपिटल रेशियो इज हाई, इसका मतलब ये है कि वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है जी। इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव, नो, एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मिनट, हाई इट विल लीस्ट, ओए होए, फिर मैंने नहीं देखा, लीस्ट लाइकली टू, व्हाट विल हैपन, लीस्ट लाइकली टू, तो जब लीस्ट लाइकली टू आ जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा,
इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव बिल्कुल भी नहीं करेगी वो, वो नहीं करेगी। एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव करेगी, एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ये भी नहीं करेगी, ठीक है जी। ट्रेड विद कंट्री हैविंग मोर लेबर ये भी नहीं करेगी, ठीक है। तो इफ लेबर टू कैपिटल रेशियो इज हाई, तो कंट्री विल लीस्ट लाइकली टू डू व्हाट, लीस्ट लाइकली टू डू व्हाट, वो तो इंपोर्ट नहीं करेगी ना, लेबर इंटेंसिव गुड्स उसने इंपोर्ट नहीं करना। मेरी इंपोर्ट, एक जस्ट सेकंड इसको मैं क्लियर कर लूं जरा। हाँ ठीक है, तो ये इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स बिल्कुल लीस्ट लाइकली टू इंपोर्ट, यस बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है ए। लेकिन अभी देखते हैं एक्सपोर्ट लेबर, ये तो करेगी, बी उसने करना है। एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स नो, ये उसने नहीं करना, सो ए नहीं करना, सी नहीं करना, ट्रेड विद कंट्री डी नहीं करना। तो आपके आंसर कौन कौन से हैं? ए भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, ये तीनों इसके आंसर हैं, ठीक है जी। मैं सोच रहा हूँ ये जो मैं अपलोड करूंगा ना इसके साथ की भी अटैच कर दूंगा इसकी, तो आपके पास की भी आ जाएगी। तो ए सी एंड डी लीस्ट लाइकली, मुझे जरा ऑप्शन में लिखना चाहिए था ई कि ए सी एंड डी ऑल आर गुड, ऑल आर ओके। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। आई हैव जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट और मेरे पास एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू भी एक दो ही रह गए बस, ठीक है। अच्छा लैंड रिफॉर्म्स किस चीज की एग्जांपल है हमारे पास? लैंड रिफॉर्म्स इज द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, नो, गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, बी आंसर है, क्योंकि एक एरिया में उसने इंटरवेंशन किया ना, तो इधर आपका आंसर क्या बन रहा है? बी बन रहा है। आईएमएफ हमें लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करने के लिए, बस ये आपने देखना है, इंप्रूविंग आर बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, यानी सी आपके पास आंसर बनता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ क्यू डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, आपके पास क्यू डी है, ये आपके पास ये इक्वेशन दी हुई होगी और क्यू निकाल के भी दी हुई है 2 है, पी एक्स इज इक्वल टू 5, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये माइक को ऑफ कर देंगे काइंडली। तो ये आपके पास है जी, ये जो होता है ना, ये मार्जिनल इफेक्ट आपके पास है पड़ा, ठीक है जी। दिस इज व्हाट डेल्टा, डेल्टा यानी ये बेसिकली ये कोफिशिएंट रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये सिचुएशन आ गई। तो फार्मूला आपके पास जो इलास्टिसिटी का होता है वो ये है, और उसके बाद होता है पी ओवर क्यू, ठीक है जी, यूं। तो ये जो ये वाली चीज है ना, ये आपके पास ऑलरेडी 0.6 मौजूद है। उसके बाद पी की वैल्यू पुट करेंगे इधर, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे इधर, और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर इलास्टिसिटी का आंसर, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट दिस वन, ठीक है जी। दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन टुडे। मेरे पास अभी 3 से 4 मिनट हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके इस पेपर से पहले मेरी ये लास्ट वीडियो है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं, और दूसरा ये है कि मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड करना है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर आपको समझ आ जाए कि आपने 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शॉर्ट शॉर्ट या 55 आपको आते हैं, तो फिर आपने चांस ले सकते हैं 4 to 5 या 10 एमसीक्यूज के भी चांस ले सकते हैं, जहां पर आपको कंफ्यूजन जस्ट 2 ऑप्शन में है। जहां पर आपको कंफ्यूजन 3 ऑप्शन में है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए, उससे आपको लॉस होगा, ठीक है जी। और जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो अच्छे रह जाएंगे, ठीक है। उससे फिर ये होगा कि आपको दुख नहीं होगा कि मैं सिर्फ 0.75 या 0.25 मार्क्स से पास होने से रह गई थी या रह गया था, ठीक है। तो आज की सजेशन यही है, बाकी आप लोगों की तैयारी जो है ना वो अच्छी है। एक और चीज़ होगी कि हो सकता है कि मैं रात को तकरीबन ऐसे ही 10 या 11 बजे के अराउंड थोड़ा सा सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर 5 मिनट्स की एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें जस्ट जो भी 10 to 15 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। एंड बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो।